हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब ख़ानदान, ज़ाती मिल्कियत और रियासत का आगाज़। दोस्तों, इस किताब का 9वां चैप्टर है बर्बरियत और तमद्दुन। यूनानी, रूमी और जर्मन, इन तीनों बड़ी मिसालों में अलहदा हम गन समाज के जवाल की तस्वीर देख चुके हैं। अब हम आखिर में इन आम इक्तिसादी हालात का मुतालिया करेंगे जिन्होंने अहद बर्बरियत के आखिरी दौर में ही गन समाज की नींव हिला डाली थी और जिनकी बदौलत तमद्दुन के अहद की शुरुआत होते होते गन निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसके मुताले के लिए मार्क्स की किताब सरमाया इतनी ही ज़रूरी है जितनी मॉर्गन की किताब। गन अहद वहसियत के दरमियानी दौर में पैदा हुए और इसके आखिर दौर में इन्होंने मज़ीद तरक्की की और जहाँ तक हमारे मौजूदा मवाद से अंदाज़ा होता है बर्बरियत के इब्तदाई दौर में वो अपने उरूज पर पहुँच गए थे। लिहाजा इसी दौर से हम अपना मुतालिया शुरू करेंगे। इस दौर में जिसके लिए हमारे पास बस एक अमरीकी इंडियनों की मिसाल है, हम देखते हैं कि गन निज़ाम पूरी तरह तरक्की कर चुका था। कबीले मुत्तहिद गनों में, लेकिन ज़्यादातर 2 गनों में बटा हुआ था। आबादी के बढ़ने पर ये इब्तदाई गन फिर कई दुख्तर गनों में तकसीम हो गए, जिनके मुकाबले में मादरी गन फ्रेटरी कहे जाने लगे थे। खुद कबीला टूटकर कई कबीलों में बट गया, जिनमें से हर एक में हमें ज़्यादातर वही पुराने गन मिलते हैं। कम से कम बाज़ सूरतों में कुराबतदार कबीले एक वफाक में मुत्तहिद होते थे। ये सादा तंजीम इन समाजी हालात के लिए बिल्कुल काफ़ी थी जिनमें इसका जन्म हुआ था। इसकी हैसियत एक मखसूस फितरी गिरोहबंदी से ज़्यादा नहीं थी। इसमें इतनी सलाहियत थी कि इन सभी अंदरूनी झगड़ों को हल कर सके जो इस तरह के समाज में उठ सकते थे। बैरूनी मामलात में झगड़ों का निपटारा जंग के जरिए किया जाता था, जिसका अंजाम ये हो सकता था कि एक कबीला बिल्कुल बर्बाद हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि वो गुलामी को कबूल कर ले। गन निज़ाम की अजमत और इसी के साथ साथ इसकी कमज़ोरी भी यही थी कि इसमें ना कोई हाकिम होता था और ना कोई महकूम। अंदरूनी मामलात में हुकूक और फ़राइज़ का फ़र्क नहीं पैदा हुआ था। इंडियनों के सामने कभी ये सवाल ही नहीं उठा कि उमूर आमा में हिस्सा लेना, खूनी इंतकाब लेना या नुकसानों की तलाफ़ी करना गन के लोगों का हक़ है या फ़र्ज़। ये बात इनको इतनी ही महमूल मालूम होती थी जितना ये सवाल के खाना पीना, सोना और शिकार करना हक़ है या फ़र्ज़। कोई कबीला या गन तबकों में नहीं बट सकता था। अब हमें ये देखना चाहिए कि इन हालात की इक़्तिसादी बुनियाद क्या थी। आबादी बहुत कम और बिखरी हुई थी। वो सिर्फ़ कबीलों के रहने की जगहों में गुंजान होती थी, जिसके चारों तरफ शिकारगाह होती थी और इसके आगे गैर मकबूजा जंगल जो इस दूसरे कबीले से दूर रखता था। मेहनत की तकसीम महज एक फितरी चीज़ थी। ये तकसीम सिर्फ मर्द और औरतों के दरमियान थी। मर्द लड़ाई पर जाते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, ग़िज़ा के लिए कच्चा माल लाते थे और इन कामों के लिए ज़रूरी औजार बनाते थे। औरतें घर संभालती थी, खाना पकाती थीं और कपड़ा बुनती और सीती थीं। मर्द और औरत दोनों अपने अपने काम के शोबे में आप अपने मालिक थे। जंगल में मर्द और घर में औरत का बोलबाला था। मर्द हथियारों और शिकार करने और मछली पकड़ने के सामान के मालिक थे और औरत घर के साजो सामान और बर्तनों की। घराना कम्युनिस्टी था, जिसमें कई और अक्सर बहुत से ख़ानदान हुआ करते थे, जो कुछ मुश्तरक तौर पर किया जाता था और जिसे सब मिलकर इस्तेमाल करते थे। वो सबकी मुश्तरका मिल्कियत होती थी। घर, बाग, लंबी कश्ती सभी मुश्तरका मिल्कियत थी। चुनांचा वो कमाई हुई जायदाद हमें यहीं और सिर्फ यहीं मिलती है, जिसे कानून और इक्तिसादियात के माहिरों ने गलत तौर पर मुतमद्दुन समाज की तरफ मंसूब कर दिया है, जो आखिरी झूठा कानूनी हलिया है जिस पर जदीद सरमायादाराना मिल्कियत की बुनियाद उठाई गई है। लेकिन इंसान हर जगह इस मंजिल में नहीं रहा। एशिया में इसे ऐसे जानवर मिल गए जिन्हें पाला जा सकता था और जिनकी नस्ल बढ़ाई जा सकती थी। जंगली गाय भैंस का शिकार करना पड़ता था, लेकिन पाली हुई गायें साल में एक बार बच्चा भी देती थीं और दूध भी देती ही थी। कई सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कबीले मसलन आरियाई, सामी और शायद त्योरानी कबीलों ने भी जानवरों को पालतू बनाया। बाद में इनकी नस्ल बढ़ाना और देखभाल करना अपने खास काम बना लिया। गल्लाबान कबीलों ने अपने आप को बर्बरी लोगों की
आम आबादी से अलग कर लिया। ये मेहनत की पहली बड़ी समाजी तकसीम थी। ये गल्लाबान कबीला ग़िज़ा का सिर्फ ज़्यादा सामान ही नहीं पैदा करते थे, बल्कि दूसरे बर्बरी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मुख्तलिफ अनवा ग़िज़ा का सामान तैयार करते थे। इनके पास दूसरे के मुकाबले में सिर्फ दूध की बनी हुई चीज़ें और गोश्त ही ज़्यादा मिक़दार में नहीं था, बल्कि खाल, ऊन, बकरे की बाल, ऊन के कत्ते और बने हुए कपड़े भी थे। कच्चे माल की मिक़दार बढ़ने से इन चीज़ों का इस्तेमाल आम होने लगा। इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि पहली बार बाकायदगी के साथ तबादला होने लगा। इब्तिदा में चीज़ों का तबादला कभी कभार ही हो सकता था। हथियारों और औजारों के बनाने में अगर किसी ने गैर मामूली महारत दिखाई तो इससे मेहनत की एक आर्जी तकसीम कायम हुई होगी। चुनांचा अहद हिज्र जदीद के पत्थर के औजार बनाने के कई कारखानों के निशान मिले हैं, जिनके बारे में शोबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इन कारखानों में जिन कारीगरों ने महारत पैदा की वो गालबन पूरे समाज के लिए काम करते थे। जैसा कि इंडियन गन समाजों में मुस्तकिल किस्म के दस्तकार आज भी करते हैं। बहरहाल इस मंजिल पर कबीला के अंदर के तबादला के सिवा और किसी तरह का तबादला मुमकिन नहीं था, और वो भी एक मुस्तस्ना हैसियत रखता था। लेकिन गल्लाबानी करने वाले कबीले जब अच्छी तरह कायम हो गए तो इसके बाद हमें वो सभी हालात मिलते हैं जिनमें मुख्तलिफ कबीलों के लोगों में चीज़ों का तबादला हो सकता था और इसको मज़ीद तरक्की हो सकती थी, और ये एक बाकायदा रिवाज की हैसियत से मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर सकता था। इब्तिदा में एक कबीला दूसरे कबीले से अपने अपने गन सरदारों के ज़रिए चीज़ों का तबादला करता था, लेकिन जब जानवरों के रेवड़ अलग अलग अफराद की मिल्कियत बनने लगे तो रफ्ता रफ्ता ज़्यादातर तबादला अफराद के ज़रिए होने लगा, हत्ता कि आखिर में यही तबादला की वाहिद सूरत रह गई। गल्लाबान कबीले तबादले में अपने हमसायों को जो खास चीज़ देते थे वो मवेशी थे। मवेशी ही वो जिन्स बन गए जिनसे तमाम दूसरी जिन्सों की कदर व कीमत का अंदाज़ा किया जा सकता था, और लोग हर जगह तमाम दूसरे चीज़ों के मुकाबले में इसे बड़े शौक़ से कबूल करने लगे। मुख्तसर ये कि मवेशी से जर या रुपये का काम लिया जाने लगा था, और इसी दौर में इसी को रुपया समझा जाता था। चुनांचा जिन्सों के तबादले की इब्तिदा में ही एक जिन्स जर की मांग इतने लाजमी तौर पर और इतनी तेज़ी के साथ पैदा हो गई